और कहाँ यार, और किसी को नहीं पढ़ना करंट अफेयर? दोहा? अच्छा मगर दोहा वाला कौन सा? अब देखो, सबसे पहली चीज हमें यह जाननी है कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या है। भाई बहुत सी चीजें हैं, तो तुम्हें क्या पढ़ना है? देखो 3 चीजें हैं। एक तो आते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, कहने का मतलब नेशनल इवेंट्स। जितने भी नेशनल इवेंट्स है, एक तो ये पढ़ने चाहिए करंट अफेयर जब भी पढ़ो। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स, फिर ये पढ़ो करंट अफेयर जब भी पढ़ो। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरा आता है जिस स्टेट का है उस स्टेट की करंट अफेयर। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश विशेष, ये चीज देखो। जब ये तीनों पॉइंट पूरे हो जाएं, उसके बाद 4th पॉइंट में आप जाओ, किसके लिए? तो आंसर होगा खेल के लिए। खेल, पुरस्कार, सम्मान या पुस्तकें, इन सब के लिए फिर जाओ। समझ में आया नहीं है? नहीं, ये तो बस समझने वाली चीज है। करंट अफेयर में हमेशा यही 3 चीजें क्या करनी है? पढ़नी है। 4 चीजें। समझ में आया नहीं आया? अब तो बोल लो हाँ ना। तो हम इन्हीं चारों चीजों को कवर करेंगे। पहले, सबसे पहले मैं क्या खत्म करूंगा? राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल इवेंट्स, और टॉप। और ये करंट अफेयर 20 सितंबर 2020 से 20 सितंबर 2021 तक की होगी, पूरी 1 साल की। जी 1 साल, हाँ। मैक्सिमम, मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर। हाँ, तो उसकी आगे ही करा दूंगा फिर। पहले ये खत्म करेंगे ना, उसके बाद जैसे ही चलते रहे, जैसे दिसंबर चल रहा है अभी, तो अक्टूबर दिसंबर के बाद जो जनवरी फरवरी होगा उसकी करा दूंगा। क्लियर है नहीं है? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए, राष्ट्रीय परिदृश्य। नेशनल इवेंट्स, ये कर दो रफ। इसे ऐसे रहने दो, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है ना? ठीक है, कल यही तो बंद हो गई थी। चलिए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। देखो, अगर आपको पत्रिका पढ़नी है तो उसका नाम भी मैं बता दूंगा। अगर आपको करंट अफेयर के लिए कुछ पढ़ना है स्पेशल, तो मैं उसकी भी नाम बता दूंगा, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक होगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 एंड 21। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 एंड 2021। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है? क्योंकि ये हमारी सेफ्टी से संबंधित है, और वो भी किससे? फूड से। फूड पॉइजनिंग का नाम तो सुना भी होगा। आज हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स में, या कौन कौन से स्टेट इसके अंतर्गत आए हैं पहले पोजीशन पर, जिनका खान पान ठीक रहा है और जिनका खान पान बिल्कुल खराब रहा है। तो खाद्य सबसे पहले हम देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है? तो आप इसमें लिखोगे कि हाल ही में किसने? तो आंसर होगा केंद्रीय खाद्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। कौन है भाई? कौन बताएगा? कौन है?
केंद्रीय खाद्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडारिया, कौन है भाई? मनसुख मंडारिया। तो इन्होंने क्या किया है? तो केंद्रीय खाद्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने तीसरा यानी कि थर्ड राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। या आप कह सकते हो इसकी शुरुआत की है। कौन से नंबर का है? थर्ड। इसका मतलब पहला भी रहा होगा, दूसरा भी रहा होगा। तो देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट, आप इसको कह सकते हो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। जो पहले वाला है ये हुआ था कब? तो आंसर होगा 7 जून 2019 को, और 7 जून को ही मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। तो जिसके मुंह में पानी आए वो कंट्रोल करके रखे। तो 7 जून 2019 को जब फूड या वर्ल्ड फूड डे था, उस वक्त शुरुआत की गई थी किस सूचकांक की? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की। और ये कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण, यानी कि कौन सा था? फर्स्ट। उसके बाद अगर 19 में पहला रहा होगा, देखो इस तरीके से है कि 7 जून 2019 को 2018-19 का, कौन सा? 18-19 का राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया, पहला। उसके बाद 2019-20 का कैसा हो गया? सेकंड। और इस बार 2020 और 21 का कौन सा हो गया? थर्ड। तो ये 2020 और 21 का कौन सा है? थर्ड संस्करण है। समझ में आया नहीं है? यानी कि अभी तक 2 ही रिपोर्ट इसकी जारी हुई है और तीसरी हाल ही में जारी हुई है अभी। ठीक है, कब जारी हुई है? इंडेक्स होती हैं, कुछ चीज़ें डिफाइन होती है कि ये कौन सी पोजीशन पर रहा, ये कौन सी पोजीशन पर रहा। अब लिखेंगे प्रमुख बिंदु क्या रहे इसके, मेजर पॉइंट्स क्या है इसके, मेजर पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहला मेजर पॉइंट ये है, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, देखो किसके अंतर्गत जारी किया है या किसने शुरुआत की है? इसने। लेकिन किसके अंतर्गत इसको जारी किया गया है? तो याद रखेंगे 20 सितंबर 2021 को, 20 सितंबर 2021 को FSSAI द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया। इस सूचकांक को जारी किया गया। क्या आप लोग बता सकते हो कि FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है भारतीय खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण। इसके द्वारा क्या किया गया है? इस सूचकांक को जारी किया गया। समझ में आया? अगर बात करें कि सर इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे कि भारत में एक अधिनियम बना था 2006 में जिसका नाम था खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम। मानक अधिनियम बना था 2006 में। तो इसके तहत इसकी क्या की गई थी? स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में या न्यू दिल्ली। तो केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम पास किया था 2006 में, और तब क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और इसने एक कार्यक्रम शुरू किया था
जो था कौन सा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसका पहला संस्करण कब मनाया गया, 7 जून 2019 को, और 2020-21 को यानी कि 20 सितंबर को कौन सा था इसका तीसरा संस्करण। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये रहा है कि भारत के अंदर जितने भी क्या है खाद्य सुरक्षा, या फिर आप कह सकते हो कि भारत के अंदर जितने भी खाद्य सुरक्षा या मानक चीजें हैं उन सभी को क्या करना, राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना कि किस राज्य में खाद्य सुरक्षा ज्यादा रही, किस में क्या रही है, कम रही है। तो खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, यह उद्देश्य रहा है किसका, इस संस्करण का। समझ में आया नहीं है? हाँ जी, नहीं इसका, तो इसका उद्देश्य क्या लिख रहा है, एम क्या रहा है, तो दूसरे पॉइंट में आप लिखना उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य रहा है खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर, देश के राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना कि देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं उन सभी का क्या करना, मूल्यांकन करना। इसका मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, तो याद रखना इसमें 36 राज्यों के साथ साथ टोटल केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब कितने भाई, दोनों कितने हैं, 36 है, इसका मतलब 28 क्या है राज्य और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश, इसमें क्या है शामिल है। समझ में आया नहीं आया? अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पहले पोजीशन पर कौन रहा, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। 4th पॉइंट, हाँ तो उतारते रहो साथ के साथ। अच्छा, तो ये तो अगर ये मेरी किस्मत अच्छी रही और भगवान की मेहरबानी मेरे पे रही एक तरीके से, तो ये अच्छी बन जाएगी हैं, तो इसमें से पढ़ लिया। और जब मेरी किस्मत खराब रही तो भाई तुम्हारा भगवान मालिक फिर ठीक है। चलो, तो इसमें जो अब देखो इसमें हुआ क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन पर स्टेट रहा है, यानी कि शीर्ष राज्य जो रहे हैं, उस शीर्ष राज्य में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है गुजरात। कौन रहा है, जिसे सबसे ज्यादा अंक 72 मिले हैं। 100 में से देते हैं ना अंक कि भाई इस स्टेट को 100 में से कितने मिले हैं, 72। इसका मतलब यहां की खाद्य सुरक्षा सबसे बढ़िया रही है। और जो लास्ट आया है, लास्ट स्टेट, वो है मणिपुर। कौन सा रहा है, मणिपुर, मात्र 42। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा होगा, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा होगा, दूसरा। साफ ले भाई, ए उत्तर प्रदेश, ये तो अच्छा वो लुल्लू से थे। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो था वो रहा है 5th। केवल 59 अंक मिले हैं 100 में से। कितने मिले हैं, 59। बतेरे मिल गए। अभी तो आगे आगे देखो, तो फर्स्ट पोजीशन पर गुजरात, लास्ट पोजीशन पर आया मणिपुर और 5th पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। और यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, तो यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट पोजीशन पर रहा है यानी कि 8th पर रहा है कौन, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को देखें तो यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट पर रहा है लक्षद्वीप। समझ में आया नहीं आया?
जो अच्छे देर भी हो रही हो वहाँ। उसके बाद दूसरा, रेल कौशल विकास योजना। और याद रखना इसकी शॉर्ट फॉर्म, रेल कौशल विकास योजना, RKVY। दूसरा आता है रेल कौशल विकास योजना। चलिए, सबसे पहले चर्चा में क्यों है? तो याद रखेंगे, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा PMKVY, कौन जानता है इनके बारे में, के अंतर्गत किसकी शुरुआत की गई है? रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। प्रधान, इस PMKVY का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है PMKVY का? देखो, ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार हैं और जिन्होंने अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी है, या फिर जो शिक्षा है वो ज़्यादा नहीं मिल पाई है, 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं बस, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो ट्रेनिंग किन सेक्टर में होगी उसके बारे में बताऊंगा, और वो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, वो सारी की सारी चीज़ें आएगी किसमें? RKVY में। तो ऐसे ही इन्होंने शुरुआत किसकी की है? रेलवे, यानी कि रेल कौशल विकास योजना, जिसमें ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने अपनी शिक्षा आधी अधूरी छोड़ दी है, तो उन लोगों को रेल कौशल में या रेल कौशल के कुछ सेक्टरों में क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या हो सके? बेरोजगारी क्या हो सके? कम हो सके। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो चर्चा में क्यों समझ में आया? अब हमें देखना है प्रमुख बिंदु क्या है इसके। सबसे पहला पॉइंट, यह काम 17 सितंबर 2021 को हुआ है। 17 सितंबर 2021 को रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना मंत्री कौन है भाई? अच्छा, अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की क्या की गई है, या कौशल विकास योजना कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे किसके अंतर्गत रखा गया है? PMKVY के। तो रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा RKVY शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य रहा है, और याद रखना इसका एम यानी कि उद्देश्य क्या रहा है, तो दूसरे पॉइंट में लिख लो।
इसका उद्देश्य है कि विभिन्न व्यवसायों पर क्या करना, जो बेरोजगार लोग हैं उनको ट्रेनिंग क्या करना, उपलब्ध कराना। तो आप कह सकते हो कि विभिन्न व्यवसायों पर, ऐसे लिखना, बेरोजगारों को विभिन्न व्यवसायों, कई सारे होंगे ना, विभिन्न व्यवसायों पर तकनीकी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रदान करना। टेक्निकल ट्रेनिंग एक तरीके से उसको क्या करना, प्रदान करना। और याद रखेंगे कि इसी की सहायता से 3 वर्ष के अंदर या 3 वर्ष के अंतराल में 3 वर्ष के अंतराल में 50,000 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50,000 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने हैं भाई? 50,000। कितने वर्ष के अंदर? 3 वर्ष के अंदर। 3 वर्ष के मतलब वही अंतराल में, पूरा का पूरा अगले 3 साल के अंदर अंदर। और ये ट्रेनिंग दिलाई किन ट्रेड्स पर जाएगी? तो 4 ट्रेड्स या 4 सेक्टर इसके लिए रखे गए हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रीशियन, पहला सेक्टर क्या है? इलेक्ट्रीशियन का। दूसरा सेक्टर है वेल्डर। तीसरा सेक्टर इसमें रखा गया है फीटर। और चौथा सेक्टर इसमें रखा गया मशीनिस्ट। तो ये 4 सेक्टर इसमें रखे गए हैं रेल के अंदर अंदर। कौन कौन से? इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फीटर और मशीनिस्ट। जो मशीन के बारे में क्या रखता हो या उसको मशीन के बारे में क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग। वेल्ड जो करते हैं ना, वेल्ड, अरे जो वेल्डिंग करता है ना तो उसको बोलते हैं वेल्डर। आत्मनिर्भर भारत का बेस्ट एग्जांपल दे रहे हो तुम। कौन सा? तो इन्हीं में तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। नहीं ना 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 भाई, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें ये ट्रेनिंग दिलाएगी। और मैं बताऊंगा ना अभी क्या क्या चाहिए इसके लिए, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखो, लगभग 100 घंटों की ये ट्रेनिंग होगी। 100 घंटों की बुनियादी ट्रेनिंग होगी ये बकायदा। और इसके अंदर नंबर 1 सबसे पहली चीज तो कि जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो निशुल्क होगा। कैसा होगा? निशुल्क। दूसरा, आयु जो रखी गई है इसमें 18 से 35 वर्ष रखी गई है, केवल इन्हें ही मिलेगा। तीसरा, स्नातक की परीक्षा पास की हो कम से कम। स्नातक परीक्षा की या के प्राप्तांकों के आधार पर। आज की जनरेशन में स्नातक मिनिमम भी तो है भाई, 10वीं या 12वीं मिनिमम ही है ये। क्या ग्रेजुएशन होगी ना, मैं कह रहा हूं मिनिमम 10वीं 12वीं तो है मिनिमम। तो ये क्या है, देखो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए कम से कम क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वरना ये उसको भी हायरिंग करते हैं। आपने काम नहीं किया कभी PMKVY में? मैंने किया एक बार काम। उसमें क्या होता है, कई सारे सेक्टर्स होते हैं और उन्हीं में क्या कराते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं उनको, और फिर उनको क्या कर देते हैं, वहाँ पर भेज देते हैं, जिनसे उनसे क्या किया जाता है, फिर
काम कराया जाता है वहाँ पे। तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के प्राप्त अंकों के आधार पर ये ट्रेनिंग की जाएगी, वरना और भी चीज़ें हैं ना PMKVY के अंदर। ये तो केवल रेल के लिए है। किसके लिए है? रेल के लिए। और जो मैंने आपको बताया ना शुरू में, देखो यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों पर तकनीकी प्रशिक्षण, टेक्निकल मतलब, अब टेक्निकल के लिए कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। इसके अलावा PMKVY में कई सारे सेक्टर हैं जिनमें 10वीं 12वीं बेस पर भी है। तो स्नातक की परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। और रेल, याद रखना कि रेल मंत्रालय द्वारा उनको बाद में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो ये 4 सेक्टर आप लिख लेना इसमें जो प्रशिक्षण है। और इसमें लगभग कितने रेलवे संस्थान काम करेंगे? तो लगभग 75 रेलवे संस्थान काम करेंगे इसमें। संस्थान कार्यरत हैं 75। तो यहां से बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि रेल कौशल विकास योजना को किसके अंतर्गत चलाया गया है? तो कई सारे होंगे, PMKVY है, कई सारी योजनाएं हैं। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि रेल मंत्री कौन है, ऐसे भी पूछ सकता है। क्या उद्देश्य रहा है इसका? तो तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना लोगों को। कितने वर्ष का अंतराल रखा गया है? 3 वर्ष का। कितने बेरोजगारों को रखा गया है? 50,000। कितने ट्रेड्स हैं? ये वाले हैं। और आयु कितनी रखी गई है? प्रशिक्षण कैसा होगा? कितने रेलवे संस्थान कार्यरत हैं? बस ये बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से क्या होंगे, बन सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? चलिए इसके बाद तीसरा होगा भारत में अपराध। इंडिया रैंकिंग 2021 या 2020 लिखना। क्राइम इन इंडिया। क्राइम इन इंडिया, इंडिया रैंकिंग 2020। सबसे पहले चर्चा में क्यों है? तो याद रखेंगे कि हाल ही में NCRB द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट, भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा हुई है? NCRB। इसका मतलब क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या अभिलेख। NCRB द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि NCRB की स्थापना कब हुई? NCRB की स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली।
तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। और याद रखेंगे कि भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 का प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो प्रथम संस्करण 1953 में हुआ था भाई। और जो वर्तमान है, ये वर्तमान 68वां संस्करण है, 60th संस्करण, यानी कि कब? 2020। समझ में नहीं आया? 2020-21 आप कह सकते हो। तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि भारत में क्राइम का ये जो वर्तमान संस्करण जारी हुआ है कौन से नंबर का है? पहला भी पूछ सकता है, कौन सा है? 1953। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की। नंबर 1, भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 जो है ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 का रिकॉर्ड पेश करती है, का रिकॉर्ड प्रकाशित किया गया। कब से कब तक का? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 का रिकॉर्ड। अब देखो इस रिकॉर्ड के अनुसार हुआ क्या। पहला, भारत में अपराध जो है, या आप ऐसे लिखना, भारत में 2020 में आप कहोगे 66,01,285 संघीय अपराध हुए हैं। कैसे अपराध हुए हैं? संघीय अपराध। खतरनाक। हाँ, 66,01,285। और इनमें से लगभग 42,87,000 और लगभग 326 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुए हैं। किसके? आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुए हैं। और इसी के साथ 23,46,929 मामले स्थानीय मामले हैं, स्थानीय या विशेष मामले। कुल मिलाकर 2019 की तुलना में 2020 में अपराध 28 या अपराध में 28% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 28% की वृद्धि हुई है। किसकी तुलना में? 2019 की तुलना में। संघीय अपराध में वे होते हैं जिनके लिए होता है ना, सबसे आप कह सकते हो खतरनाक या सबसे क्रूर कह सकते हो, ये कह सकते हो, जो संज्ञान में हो जाए। कहने एक सिंपल सी भाषा में, जो ज़्यादा क्या होता है, हाँ, जो ज़्यादा क्रूरता से किए जाते हैं वैसे। हाँ, जो नॉर्मली है, लोकली। और वहीं अगर मैं बात, देखो ये तो हुआ अपराध केवल, लेकिन यदि मैं बात करूं साइबर अटैक की या साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम जो है, इस साइबर क्राइम के जो मामले आए हैं 2020 में, ये लगभग आप कह सकते हो 5,035 के करीब हैं।
जो कि 2019 की तुलना में 2020 में जो साइबर क्राइम है ऐसी वो कितना बढ़ा है? तो आंसर हो गया 11.8% की वृद्धि हुई है। कितनी? 11.8% की वृद्धि। ऐसी मतलब साइबर क्राइम, सॉरी, हाँ साइबर क्राइम कितने प्रतिशत की? 11.8% की वृद्धि हुई है। समझ में आया नहीं आया? जो हिंसक मामले हैं, कैसे मामले हैं? हिंसक मामले हैं। इन हिंसक मामलों में कमी देखने को मिली है 0.5% की कमी। और जो आप कह सकते हो हिंसक मामले के अलावा हत्या के जो मामले हैं, इन हत्या के मामलों में 1% की वृद्धि देखने को मिली है। इसमें 0.5% की कमी और इसमें वृद्धि। अब देखो यहां पर साइबर क्राइम से एक सीधा सा क्वेश्चन ये बनेगा, देखो जब मैं आपसे कहूं कि जब मैं पत्रिका पढ़ रहा था तो उसमें साइबर क्राइम के नॉर्मल मामले ये वाले हैं, और एक में कैसे दिया हुआ था साइबर क्राइम के मामले? एक में ऐसे दिए हुए थे कि प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर साइबर अटैक की दर क्या रही है? रेट पूछ रखा था। तो यदि आपसे साइबर क्राइम से रेट पूछे तो 2019 में तो रहा है 3.3% और 2020 में रहा है 3.7%। कुल मिला के बढ़ाई है, कुल मिला के क्या हुई है? वृद्धि। इसने प्रति लाख की दर से पूछा है बस, तो मैंने दोनों बता दी। नॉर्मली कितनी है? 11.8%, और यदि प्रति लाख की दर से पूछे तो कितना है? 3.7%, या प्रति लाख जनसंख्या। अब महिलाओं के लिए दिल्ली क्या है? सबसे असुरक्षित माना जाता है। क्या माना जाता है? असुरक्षित माना जाता है। बट 2020 में महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध दर्ज हुए? लगभग 10,093 अपराध क्या हुए हैं? दर्ज हुए हैं। किनके खिलाफ? महिलाओं के खिलाफ। समझे? तो याद रखेंगे 2020 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 10,035 मामले, या 93 मामले, मतलब 10,000 नहीं, मतलब 1,093 मामले। नहीं 10,000 ही है। मामले ये प्रतिवर्ष का है। किसका है ये? प्रतिवर्ष, पूरा टोटल, पूरे ऑल इंडिया के। तो बच के रहो भाई, ये केसेस वरना बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। हाँ सच चीज़ है।